हेलो, नमस्ते। एचपीएससी की आंसर की आ गई है। उसी को लेके आज हम देखने वाले हैं कि उसे कैसे चेक करें और कौन-कौन से क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम चैलेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो उन्होंने अलग-अलग सेट का की आंसर की ना देके उन्होंने एक मास्टर कॉपी दी हुई है और उसी में आपके आंसर्स हैं। तो एक तरफ आप मास्टर कॉपी का वो कॉलम बना सकते हैं, फिर आपका जो पेपर है उसका, और उसके बाद आप अब जो आपने क्वेश्चन वो दिया है आंसर उसको लिख सकते हैं। फिर जो मास्टर कॉपी का है, थोड़ा सा दिक्कत है इसमें, लेकिन आपको इतना करना ही पड़ेगा पेपर चेक करने के लिए। उसके बाद है कि एचपीएससी ने आंसर की तो बहुत जल्दी दे दी, लेकिन उसमें इतनी मिस्टेक, इतने ज्यादा क्वेश्चंस गलत दिए हुए हैं। तो मुझे 7-8 क्वेश्चंस मिले हैं, हम उन्हीं पे बात करने वाले हैं आज। तो सबसे पहले तो कौन से क्वेश्चंस हमारे गलत हैं और हम जिन्हें चैलेंज कर सकते हैं उसके साथ, ऑथेंटिक सोर्स के साथ। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो है 65, मास्टर की का 65। तो मास्टर की का 65 क्वेश्चन है हमारा। ये 65 क्वेश्चन है जिसे हम क्लेम कर सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि भारतेंदु ने उस साहित्य को दूसरी ओर मोड़कर जीवन के साथ फिर से लगा दिया। ये आचार्य शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें ये बात दे रखी है और ये एकदम सही है। उसके बाद साहित्य में देश और समाज की नई रुचि और भावना का प्रतिबिंबन तो हो ही रहा था। भारतेंदु ने उसमें भक्ति का भी समावेश किया। ये है कोटेशन सरल इतिहास से, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी। तो हम उस बुक से इसको क्लेम कर सकते हैं, और क्योंकि आयोग ने इसका आंसर है जो वो माना है 65 का, आयोग ने माना है। सी सी ऑप्शन आयोग ने माना है, जिसमें कथन एक सही है लेकिन कथन दो गलत है, जबकि दोनों कथन सही है क्योंकि कोटेशन है ये मतलब सरल इतिहास में। और तो हमारा ये है, ये गलत ऑप्शन है, हमारा सही ऑप्शन ए है, और इसे हम क्लेम कर सकते हैं। मैं दिखाती हूँ ये हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, विश्वनाथ त्रिपाठी, ये इंडेक्स है। और ये जहाँ पे आधुनिक युग शुरू होता है भारतेंदु से। तो ये देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उन्होंने भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया। वे साहित्य के एक नए युग प्रवर्तक हुए। यद्यपि देश में नए नए विचारों और भावनाओं का संचार हो गया था, पर हिंदी उनसे दूर थी। लोगों की अभिरुचि बदल चली थी, पर हमारे साहित्य पर कोई असर प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता था। तो ये फर्स्ट वाला शुक्ल के हवाले से कहा जा रहा है, तो ये वो सही है। फिर
त्रिपाठी जी ने कोट किया हुआ है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये कहा है, भारतेंदु का पूर्ववर्ती काव्य साहित्य संतों की कुटिया से निकलकर राजाओं और रईसों के दरबार में पहुंच गया था। उन्होंने एक तरफ तो काव्य को फिर से भक्ति की पवित्र मंदाकिनी में स्नान कराया और दूसरी तरफ उसे दरबारीपन से निकालकर लोक जीवन के सामने खड़ा कर दिया। तो ये सरल इतिहास में जो वो हैं त्रिपाठी उन्होंने दे रखा है, और ये जो वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो हम इसे आसानी से क्लेम कर सकते हैं और आयोग को मानना पड़ेगा क्योंकि ये ऑथेंटिक बुक है। और अगर आपको ये क्लेम करने के लिए फाइल वगैरह चाहिए, जैसे ये आपको नहीं मिल रहा हो, तो फिर आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है शारदा क्लासेस के नाम से, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उस वहाँ पे आपको ये सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। उसके बाद अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखें तो 87। अब 87 में है, 87 का क्वेश्चन क्या है? 87 का आयोग ने माना है, 87 को का जो आंसर है, आयोग ने ए माना है, केवल एक। लेकिन इसमें रिचर्ड, हमें पता है संप्रेषण सिद्धांत आइए रिचर्ड का है। उसके बाद ये वाला गलत है, और इसका सोर्स है हमारे पास परंपरा के महत्व को पुनर्स्थापित करने वाले चिंतक हैं। तो इसका आंसर है जो केवल एक ना होके केवल दो है। तो और इसका सोर्स ये है टी.एस. इलियट का परंपरा एवं इतिहास बोध का सिद्धांत। परंपरा के महत्व और इतिहास बोध के सिद्धांत के प्रतिष्ठापक टी.एस. इलियट हैं। वे प्राचीन मान्यताओं की पुनः स्थापना करने वाले चिंतक हैं। तो इस कोटेशन के हिसाब से हम लोग इसको क्लेम कर सकते हैं। और ये पाश्चात्य काव्य शास्त्र, इतिहास सिद्धांत और बात जो डॉक्टर भागीरथ मिश्र की है, और ये भी जो बुक है और ऑथेंटिक बुक है, तो इससे क्लेम आसानी से किया जा सकता है। और फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 78। नीचे दो कथन दिए गए हैं, उन पर विचार कीजिए। उत्तर आधुनिकता विरुद्ध पूंजीवाद है। ये ये बिल्कुल सही है, क्योंकि उत्तर जो आधुनिकता है वो पूंजीवाद है, और उत्तर आधुनिकता को वृद्ध पूंजीवाद कहा है एक पाश्चात्य विद्वान ने, उन्होंने। फिर दूसरा है, इसमें विश्व बाजार से प्रभावित तीसरी दुनिया का उपभोक्तावादी चिंतन ज्यादा मुखर रहा है। तो 78 का जो आयोग ने दिया है वो दिया है सी। उन्होंने कथन 78 का 78 का उन्होंने सी दिया है। कथन ए सही है और कथन बी गलत है, जबकि ये भी बच्चन सिंह का वो है, या एक सेकेंड, ये भी कोट किया हुआ है किसी ने। ये है उत्तर आधुनिकतावाद, हिंदी आलोचना की पारिभाषिक शब्दावली, डॉक्टर अमरनाथ। उत्तर आधुनिकतावाद के विषय में वो लिखते हैं,
अवधारणा का जन्म यूरोप या अमेरिका में नहीं बल्कि तीसरी दुनिया के गरीब देश निकारागुआ में हुआ था। तो हम इस बेस पे इस वाले उसको चैलेंज कर सकते हैं। और एक ये तो सही था, उन्होंने ए को जो माना है वो ये देखिए, इस इसे वे उपभोक्ता पूंजीवाद या वृद्धि पूंजीवाद भी कहते हैं। फ्रेडरिक जैमसन, ये इनका कोटेशन है, तो हम इसे भी क्लेम कर सकते हैं। तो इसका सी ना होके इसके दोनों सही कथन हैं। तो आप जरूर क्लेम कीजिए, क्योंकि एचपीएससी ने आंसर की तो इतनी जल्दी दे दिया, लेकिन इतनी गलत आंसर की दे रखी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है मास्टर कॉपी का। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें, नाटक और नाटककार। इन्होंने पिछली बार इतनी प्रिंटिंग मिस्टेक की थी, तो अभी हमें यही लगेगा ना कि राकेश मोहन को मोहन मोहन राकेश को इन्होंने राकेश मोहन कर दिया है। तो ये और ये दोनों सही होने चाहिए, जबकि आयोग ने सिर्फ इसे वो माना है। मतलब उन्होंने 57 का माना है। ए, जबकि ए इसमें दो युग्म सही हैं, क्योंकि राकेश मोहन और मोहन राकेश। अब पता नहीं ये कंप्यूटर ने ऐसे ले लिया है, क्योंकि उसे लगा होगा कि राकेश नाम होता है और मोहन भी नाम होता है, तो इसमें थोड़ी कंफ्यूजन रह सकती है। तो इसके ये वाले दो युग्म सही हैं। और अगर हम ऑल्टरनेटिव वो देखें तो इसमें तो ये सिलेबस के ही वो हैं। सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र का है, अंजो दीदी उपेंद्र नाथ अस्क का है, और आधे अधूरे मोहन राकेश का है। तो हम इसे भी क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद 20 का आयोग ने माना है, 60-20 का ए, एक और दो ठीक है। आचार्य जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि शाहजहाँ के दरबार में मिली थी। अप्पय दीक्षित के अलंकारवादी आचार्य हैं। काशी के नहीं है, ये हैं साउथ के कहीं के। साउथ का एक जगह का नाम है, और वो है अभी हमारे पास। तो और इसमें कथन कौन से कथन सत्य हैं पूछा है, तो एक और दो में तो ये है ही नहीं, तो दो का ऑप्शन तो गया ही, इसमें भी दो नहीं है। तो हमारा ऑप्शन जो होना चाहिए सी 20 का। 20 का इनमें से एक्चुअली कोई भी, जो ये हैं चारों ऑप्शंस, इसमें कोई भी सही नहीं है, क्योंकि रस सूत्र में भरत मुनि ने विभाव आदि के साथ स्थायी भावों का स्पष्ट नियोजन किया था। अगर स्पष्ट नियोजन करना पड़ता तो बाद में जो वो तीन सूत्रकार वगैरह हैं उनको वो करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये भी गलत है, ये भी गलत है। और भामा ने अलंकारों और अलंकार में स्पष्ट भेद किया है, नहीं, आगे चल के किया गया है, तो ये वाला भी गलत है। ये सारे गलत है। और इसका जो सोर्स है वो है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन है। अप्पय दीक्षित जन्म कांची के पास अड़प्पल गांव में हुआ था।
तो ये वाला इससे हम लोग उसे क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद 44 44 का है, गोदान में वे गांधीवाद से मुक्त वे यानी प्रेमचंद, गोदान में वे गांधीवाद से मुक्त हैं, मार्क्सवाद से भी उनका सरोकार नहीं है, न तो उन्हें गांधीवादी यूटोपिया में विश्वास रह गया है और न बल्गेरिया और रूस से आने वाले पत्रों में छपी किसानों की खुशहाली जिंदगी की खबरों में। तो ये वाला कथन सही है, जबकि आयोग ने इसे गलत माना है। 44 का डी माना गया है। तो क्योंकि ये वाला भी सही है तो ये तो सही है, तो फिर हमारा ये वाला आंसर ना होके ये वाला सही है। कथन एक और कथन दो दोनों सही हैं। श्रीनिवास दास ने परीक्षा गुरु नाम का एक शिक्षाप्रद उपन्यास भी लिखा। वे खड़ी बोली के बोलचाल के शब्दों और मुहावरे अच्छे लाते थे। ये अब बच्चन सिंह का ये तो आयोग ने भी सही माना और ये सही भी है। ये इसके लिए इन्होंने बच्चन सिंह हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ये कोट किया हुआ है उन्होंने। 1936 के पहले के उपन्यास गांधीवाद प्रभाव के कारण एक सांचे में ढले हुए हैं। गोदान में वे गांधीवाद से मुक्त हैं, मार्क्सवाद से भी उनका सरोकार नहीं है, न तो उन्हें गांधीवादी यूटोपिया में विश्वास रह गया है और न बल्गेरिया और रूस के आने वाले पत्रों में छवि किसानों की खुशहाली जिंदगी की खबरों में। वे अपने देश के किसानों की दयनीय जिंदगी का सीधा साक्षात्कार करते हैं और गोदान भारतीय किसानों का मर्मस्पर्शी करुणा और त्रासद दस्तावेज बन जाता है। तो इससे हम लोग उसे इस वाले क्वेश्चंस को भी क्लेम कर सकते हैं। ये है बच्चन सिंह से हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। उसके बाद आता है ये वाला क्वेश्चन। ये शुक्ल की बुक है, हिंदी साहित्य का इतिहास। ये 35 का आयोग ने माना है बी। दोनों कथन गलत माने हुए हैं उन्होंने, जबकि इसके दोनों कथन सही हैं। कृष्ण भक्त अधिकांश कवि फुटकल श्रृंगारी पदों की रचना में ही लगे रहे। ये हम जानते हैं, सूरसागर वगैरह और सूरदास ने फुटकल ही लिखे हैं और वही बहुत फेमस हैं। तो किसी ने प्रबंध बहुत अच्छा नहीं लिखा उस टाइम में। उनकी रचनाओं में इसी कारण जीवन के अनेक गंभीर पक्षों के मार्मिक रूप स्फुरित हुए हैं। और ये बात भी सही है कि उनकी रचनाओं में इसी कारण नहीं। एक सेकेंड, 35 का आयोग ने माना है बी, लेकिन इसका जो आंसर है वो सही होना चाहिए। सॉरी सॉरी, सी होना चाहिए, क्योंकि वो ये जो कोटेशन है उनकी रचनाओं में इसी कारण जीवन के अनेक गंभीर पक्षों को के मार्मिक स्फुरित हुए नहीं नहीं हुए हैं। तो फिर ये वाला हो जाएगा हमारा गलत। और अनेक गंभीर पक्ष नहीं किए उन्होंने, सिर्फ श्रृंगारिक और मतलब छोटे बच्चे के लिए, कृष्ण वगैरह के लिए वो किया हुआ है। तो ये है शुक्ल की कोटेशन। कृष्ण भक्त कवि अधिकांश फुटकल श्रृंगारी पदों के रचना में ही लगे रहे। उनकी रचनाओं में न तो जीवन के अनेक गंभीर पक्षों के मार्मिक रूप स्फुरित हुए, न अनेक रूपता आई। श्री कृष्ण का इतना चरित्र ही उन्होंने न लिया जो खंड काव्य महाकाव्य आदि के लिए पर्याप्त होता। तो इससे हम ये वाला क्वेश्चन भी
क्लेम कर सकते हैं। तो ये इतने क्वेश्चंस हैं और आप चाहें तो इनको क्लेम कर सकते हैं और अगर आपके गलत है और अगर आपको इसकी पीडीएफ वगैरह नहीं मिल रही तो टेलीग्राम चैनल से हमारे से ले सकते हैं और मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी आज। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।